चलिए, तो वाइवा जो हमारा है ये प्रोफेशनल एथिक्स का अकाउंटेबिलिटी ऑफ लॉयर्स एंड बार बेंच रिलेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको जो क्वेश्चंस और जो चीजें भी डिस्कस होंगी उसको आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से मत तैयार करो कि आपको प्रिपरेशन के लिए वाइवा के लिए जाना है। ये मान के चलो कि बीइंग अ लॉ स्टूडेंट आपको ये चीजें मालूम होनी चाहिए। अगर आपको ये चीजें नहीं है मालूम तो कहीं ना कहीं आप लैग कर रहे हो, आपकी जो स्टडीज है वो प्रॉपर नहीं हुई। और एक एडवोकेट को ये माना जाता है कि एडवोकेट क्या है कि सोसाइटी को देखने वाला है, सोसाइटी को ऑब्जर्व करने के लिए एक रिक्वायरमेंट बेसिक क्वालिटी जो एडवोकेट की है कि वो सोसाइटी को ऑब्जर्व करे कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, और खास तौर से वहां पे जहां पे लीगल पॉइंट इन्वॉल्व है। तो ये जो क्वेश्चन डिस्कस होंगे एक तरीके से जनरल जीके भी होगी आपकी, कुछ आपके सब्जेक्ट पे भी होगा, प्रोफेशनल एथिक्स पे आप कितने ऑब्जर्वेंट हैं उसको भी देखने के लिए वाइवा आपका वो क्वेश्चन आ सकते हैं। सेकंड बात, आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर है, आपने 15 सब्जेक्ट्स के एग्जाम दे दिए, तो आइडियली तो जो एग्जामिनर है वो आपको प्रोफेशनल एथिक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और जनरल भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको ने कितना पिछले 3 सेमेस्टर में पढ़ाई करी, क्या किया, तो वो कुछ भी पूछा जा सकता है। एक बार स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। वो यही पूछ सकते हैं कि आपका जो सब्जेक्ट है वाइवा का उसका नाम क्या है। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल एथिक्स का वाइवा, प्रोफेशनल एथिक्स का पेपर। क्लियरली ये नहीं बताते कि पूरा नाम क्या है, तो पूरा नाम क्या है एक बार खुद सोचें क्या नाम है। तो नाम जो बताना है वो पूरा बताना है, प्रोफेशनल एथिक्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ लॉयर्स एंड बार बेंच रिलेशन। तो पूरा नाम आपको मालूम होना चाहिए। जनरली ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके 5 सब्जेक्ट्स के नाम क्या है, जस्ट ये देखने के लिए आप कितने ऑब्जर्वेंट हैं, कितने सीरियस हैं स्टडीज को लेकर। अच्छा, प्रोफेशनल एथिक्स क्या होता है, आपने ऑलरेडी थ्योरी पेपर दे दिया है। यहाँ पे जो चीजें आपने बोलनी है वो आपको एक मीनिंग मालूम होना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। एथिक्स का मतलब क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आप कैसे बिहेव करते हो। तो बिजनेस में और प्रोफेशन में मेन डिफरेंस ये होता है कि बिजनेस में आपका जो मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट अर्निंग, लेकिन प्रोफेशन में और खासतौर से लीगल प्रोफेशन में या आपका मेडिकल प्रोफेशन हो गया, डॉक्टर्स हो गए, वो मेन पर्पस जो होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, वो है सर्विस देना, लोगों को हेल्प करना, लोगों को गाइड करना। तो प्रोफेशनल एथिक्स में प्रोफेशनल आपके लीगल प्रोफेशनल कंडक्ट कैसे होने चाहिए, वो कंडक्ट किसके साथ होना चाहिए कि आपका आपके क्लाइंट के साथ कैसा कंडक्ट है, आपका कोर्ट में कैसा कंडक्ट है, आपका फेलो जो एडवोकेट है उनके साथ कैसा कंडक्ट है, तो वो प्रोफेशनल एथिक्स में आएंगे। क्लाइंट के आपके रिलेशन, आपके दूसरे एडवोकेट के साथ रिलेशन, आपका सोसाइटी में क्या रिलेशन है, तो वो जो कोड ऑफ कंडक्ट है, आपका जो एक बिहेवियर है, आपका जो चीजों को करने का तरीका है, वो सारी चीजें इसमें प्रोफेशनल एथिक्स में आएंगी। अब वो अकाउंटेबिलिटी ऑफ लॉयर्स टुवर्ड्स सोसाइटी जुडिशियल सिस्टम क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि जब हमने बात करी कि लॉयर्स जो हैं वो अकाउंटेबल होते हैं सोसाइटी के लिए, समाज के लिए और पूरे जुडिशियल सिस्टम के लिए। यानी कि अगर कोई चीज गलत हो रही है, जिससे एमसी मेहता है, एमसी मेहता के आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे, वो एडवोकेट थे, और एडवोकेट बीइंग एडवोकेट समाज में क्या चीज गलत हो रही है उसको सही करने के लिए उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बहुत सारी फाइल करी और उन पे बहुत ज्यादा लैंडमार्क जजमेंट्स भी आए। विशाखा का केस है, विशाखा एक एनजीओ थी जहां पे वुमन के प्रोटेक्शन के लिए और वुमन की जो सेक्सुअल हेरेसमेंट की कंप्लेंट्स के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था ऑर्गेनाइजेशन में, वहां पे उसके बाद वो एक्ट आया, फिर वो चीजें कमेटी बनी गई, वो सब चीजें हुई। तो वो जरूरी है। तो लॉयर्स अकाउंटेबल हैं ना सिर्फ अपने क्लाइंट के लिए बट पूरे समाज के लिए, पूरे जुडिशियल सिस्टम के लिए। बार और बेंच रिलेशन क्या होता है, बार क्या होती है, बेंच क्या होता है। बार जब हम रेफर करते हैं तो एडवोकेट्स के ग्रुप को बार कहा जाता है, और जजेस के लिए जब हम बेंच कर रहे हैं तो यानी कि हम जजेस को रेफर कर रहे हैं। तो बार बीइंग एन एडवोकेट, एडवोकेट की एसोसिएशन हो गई, या एक अगर हम कलेक्टिवली कब एडवोकेट्स को रेफर करते हैं तो वो बार होता है, जब हम कलेक्टिवली जजेस को रेफर कर रहे होते हैं तो वो बेंच होता है। और बार और बेंच का रिलेशन इंपॉर्टेंट होना बहुत जरूरी है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों ही कोर्ट के ऑफिसर्स। बार बेंच का रिलेशन का मतलब ये भी आप समझ सकते हो कि जजेस कोर्ट में जो एडवोकेट्स हैं उनको रिस्पेक्टफुली वो करें, एक रिगार्ड दें जैसे कि कोर्ट ऑफिसर है। एडवोकेट्स भी जजेस को फुल रिगार्ड दें। दोनों जब एक दूसरे का, एडवोकेट का रोल क्या है, एडवोकेट का रोल है जजेस को
केस को डिसाइड करने में या जस्टिस दिलाने में हेल्प करना, चाहे वो डिफेंस की तरफ से हो चाहे वो प्लेंटिफ की तरफ से हो, तो वो बार बेंच रिलेशन का अच्छा होना जरूरी है। अच्छा, बेंच कितने तरह की होती है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ बेंच के लिए पूछा जा सकता है। डिवीजन बेंच हो गई आपका, आपका फुल बेंच हो गई, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। डिवीजन बेंच से क्या मतलब, जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वहां पे सिंगल जज बैठते हैं, वो डिसाइड करते हैं, तो बेंच को रेफर किया जाता है कोर्ट के लिए। एक बार बेंच बेंच रेफर किया जाता है जजेस के लिए कि जज, पहले क्या होता था, पहले क्या अभी भी होता है कि जजेस का जो प्लेटफॉर्म होता है वो नॉर्मल कोर्ट से थोड़ा ऊपर होता है। तो सिंगल बेंच का मतलब है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसमें सिंगल जज निर्णय लेते हैं, जज करते हैं, केस सुनते हैं, सुनवाई होती है और वही डिसाइड करते हैं। डिवीजन बेंच का मतलब है जब दो दो से ज्यादा जजेस एक साथ मिलकर काम करते हैं, निर्णय पे बैठते हैं, वो कोर्ट में बैठते हैं, तो वो डिवीजन बेंच कहा जाता है। मान लीजिए दो जजेस है या तीन जजेस हैं, लेकिन दो जजेस हैं और वो किसी बात पे यूनानिमस डिसीजन नहीं आ रहा, तो वो क्या करेंगे, दोनों, एक ने फेवर में कहा फिर एक में अगेंस्ट में कहा, तो वो क्या हो जाएगा, डिसीजन नहीं हो पाएगा, तो वो रेफर करेंगे फुल बेंच को। फुल बेंच मतलब तीन जजेस की बेंच, तीन जजेस की, पांच जजेस की, जहां पे मेजोरिटी का जो जजमेंट होगा वो जजमेंट एक्सेप्टेबल होगा। तो फुल बेंच का मतलब है जहां पे थ्री जजेस हैं या फाइव जजेस हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, फुल बेंच आपका, डिवीजन बेंच और फुल बेंच आपकी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मिनिमम फाइव जजेस की रिक्वायरमेंट होती है और वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होती है, वो लोअर कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट में नहीं होती कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जब बैठती है जब किसी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन पे इंटरप्रिटेशन की जरूरत होती है, और मिनिमम फाइव जजेस की बेंच होती है कॉन्स्टिट्यूशन, मैक्सिमम केशवानंद भारती के केस में 13 जजेस की बेंच बैठी थी जिसमें उन्होंने निर्णय दिए थे। आगे चलते हैं, बार काउंसिल और बार एसोसिएशन में क्या डिफरेंस है। बार काउंसिल क्या है, रेगुलेटरी बॉडी है, जैसे आपका बैंकों के लिए आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेटरी बॉडी है, ऐसे ही लीगल प्रोफेशन के लिए बार काउंसिल रेगुलेटरी बॉडी है। बार काउंसिल आपकी स्टेट लेवल पे भी होती है, बार काउंसिल आपके ऑल ओवर इंडिया लेवल पे भी होती है। एडवोकेट्स एक्ट 1961 के सेक्शन 3 में स्टेट लेवल पे बार काउंसिल को बनाने का कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन दिया है, और सेक्शन 4 में कहा गया है कि वो ऑल ओवर इंडिया के लेवल पे ऑल इंडिया बार काउंसिल बने। अब बार काउंसिल का मेन फंक्शन क्या है, आपका लीगल प्रोफेशन को रेगुलेट करना। लीगल एजुकेशन जो है, जितने भी कॉलेजेस हैं, जब तक उनको एफिलिएशन अप्रूवल बार काउंसिल से नहीं मिलेगा वो कॉलेज रन नहीं हो सकता या उनकी डिग्री वैलिड नहीं होगी जब तक कि बार काउंसिल से अप्रूवल नहीं होगा। क्यों अप्रूवल चाहिए, क्योंकि बार काउंसिल ये चेक करेगी कि ये कॉलेज की जो रिक्वायरमेंट्स है लीगल एजुकेशन को पूरा करने के लिए, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही, सफिशिएंट फैकल्टीज वहां पर हैं या नहीं है, वहां पे आपका मूड कोर्ट वगैरह होता है, उसके लिए लाइब्रेरी है, वो सब चीजें हैं, सारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। जो पैरामीटर्स हैं जो डिसाइड किए हैं बार काउंसिल ने लीगल एजुकेशन के लिए, स्टैंडर्ड डिसाइड किए हैं, वो स्टैंडर्ड मीट हो रहे नहीं हो रहे। दूसरा, अगर एडवोकेट्स के लिए कुछ प्रॉब्लम है तो उनके वेलफेयर के लिए भी काम करती है बार काउंसिल, तो वो की बार काउंसिल। अब बात करते हैं बार एसोसिएशन के लिए। अच्छा, मेन चीज आपका एडवोकेट एनरोलमेंट जो होता है, एडवोकेट को जो लाइसेंस देती है, जब आपने एलएलबी करी तो आप लॉयर्स, लॉ स्कॉलर्स जो लॉ की पढ़ाई करते हैं उन्हें लॉयर्स बोला जाता है, लेकिन एडवोकेट बनने के लिए जब आप बार काउंसिल से लाइसेंस मिल जाएगा तभी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बिना लाइसेंस के आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आप लॉयर्स तो हो सकते हैं, एडवोकेट नहीं हो सकते। तो एडवोकेट बनने के लिए, एनरोल करने के लिए एज एन एडवोकेट, बार काउंसिल से ही को राइट्स हैं आपको एनरोल करने का, आपको लाइसेंस देने का कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं लॉयर्स।
बार एसोसिएशन क्या होती है? बार एसोसिएशन के नाम से है कि बार यानी कि एडवोकेट का संगठन। बार एसोसिएशन, बार काउंसिल स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब एडवोकेट एक्ट 1961 में सेक्शन 3 सेक्शन 4 में प्रोविजन है कि कॉन्स्टिट्यूट होगी, स्टैट्यूट के थ्रू है इसका। बार एसोसिएशन जो होती है वो सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड की जाती है। द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन है, आपका तीसरी कोर्ट बार एसोसिएशन है, मेरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन है। बार एसोसिएशन में प्रैक्टिस करने के लिए आपको बार एसोसिएशन का मेंबर होना जरूरी नहीं है, लेकिन बार एसोसिएशन का पर्पस ये है कि एक संगठित, एक डिस्ट्रिक्ट के संगठित एडवोकेट और एडवोकेट के प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। जैसे द्वारका बार एसोसिएशन हो गई कि द्वारका में जितने भी मेंबर्स हैं द्वारका में प्रैक्टिस करते हैं वो उसके बार के मेंबर भी बन जाते हैं। बार के मेंबर हो गए तो बार एसोसिएशन के जो भी बेनिफिट्स हैं, जो भी एक संगठित काम करते हैं वो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप बार के मेंबर नहीं भी हैं तब भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपको बार काउंसिल से लाइसेंस मिला हो। तो ये डिफरेंस हो गया। फंक्शन क्या है बीसीआई के वो हमने डिस्कस किया। मेन चीज तो रेगुलेटरी बॉडी है, लीगल प्रोफेशन के स्टैंडर्ड को मेंटेन करना, लीगल एजुकेशन के स्टैंडर्ड को मेंटेन करना और एडवोकेट्स को लाइसेंस देना। ये तीन मेजर रोल आप ये समझ लो बीसीआई के फंक्शन। अगर आपसे फंक्शन पूछा जाए बीसीआई के क्या है तो वो तीन मेजर फंक्शन है। एक एडवोकेट को एनरोल करना, एक आपका लीगल प्रोफेशन को रेगुलेट करना, स्टैंडर्ड मेंटेन करना और लीगल एजुकेशन का स्टैंडर्ड मेंटेन करना। क्वालिफिकेशन क्या होती है एडवोकेट के एनरोल करने के लिए? सेक्शन 24 एडवोकेट एक्ट में 1961 में तीन रिक्वायरमेंट है। पहला, यू मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। एक 21 ईयर्स से एज अबव होनी चाहिए आपकी। अगर बीच में ये सेशन एंड हो गया तो आपको दोबारा लिंक मिल जाएगा, आपसे ज्वाइन कर लेना। लीग आपकी 21 ईयर्स की एज होनी चाहिए। तीसरा, आपका लॉ एलएलबी कंप्लीट होनी चाहिए, चाहे 3 ईयर हो चाहे 5 ईयर हो, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से जो बार काउंसिल से अप्रूव। ये तीन रिक्वायरमेंट है तो आपकी क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन, मोरल टर्पिट्यूड या फिर आप जैसे रेप के चार्जेस हैं या इस तरह की कोई चार्जेस हैं, अगर वो किसी के अगेंस्ट है तो वो एक डिस्क्वालिफिकेशन है एडवोकेट के एनरोलमेंट के लिए। अभी रिसेंटली कुछ जगह पे एक स्टेट में ये हुआ है कि जिन पे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं उनको भी ये ना दिया जाए, एडवोकेट लाइसेंस अलाउ ना किया है, वो भी एक डिस्क्वालिफिकेशन की कैटेगरी में आया। दूसरा भी 2022 में एक कुछ गाइडलाइंस आई थी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की, जिसमें जो फॉरेन लॉयर्स है, फॉरेन लॉ फॉर्म्स है, उनको अलाउ किया गया इंडिया में वर्क करने के लिए। लेकिन वो जो अलाउ किया गया है वो इतना अलाउ किया गया कि वो कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं, लेकिन अदरवाइज जो लीगल वर्क है और इंटरनेशनल लॉ जहां पे डील करता है वहां पे वो असिस्ट कर सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं, वो भी इस कंडीशन के हमारे एडवोकेट्स में उनकी कंट्री में अलाउ। ये चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट में क्या डिफरेंस है, ये पूछा जा सकता है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कौन होते हैं और एमकेस क्यूरे कौन होते हैं? एडवोकेट तो एनी लॉयर, एनी पर्सन हु गॉट द लाइसेंस फ्रॉम बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसके पास लाइसेंस है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए, तो वो प्रैक्टिस कर सकता है, वो एडवोकेट। सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में एक प्रोविजन है, और प्रोविजन एडवोकेट एक्ट में भी है कि अगर जिनकी 10 साल की प्रैक्टिस हो गई है और वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उन लोगों को सीनियर एडवोकेट डेडिकेट कर दिया जाता है। ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में डेडिकेट किया जाता है कि ये एडवोकेट्स एज पर देयर प्रैक्टिस और देरी कंट्रीब्यूशन उनको सीनियर एडवोकेट है। कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं होता है इतना, लेकिन एक आउट ऑफ रेस्पेक्ट जिसे कहा जाता है वो उनको दिया जाता है सीनियर एडवोकेट। वो डिक्लेयर होते हैं कि ये एडवोकेट्स को सीनियर एडवोकेट डिक्लेयर किया गया। एक उसमें रिक्वायरमेंट ये हो जाती है कि सीनियर एडवोकेट जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें डिक्लेरेशन किया जाता है, उनकी रिक्वायरमेंट ये होगी जब वो कोर्ट में जाते हैं तो उनको असिस्ट करने के लिए एक एडवोकेट के साथ होना चाहिए। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कौन होते हैं? एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में पूरे इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट है। जब वहां पे केसेस फाइल होते हैं, कोई भी केस फाइल होगा, आप कोई भी एडवोकेट ऑल ओवर इंडिया केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन वहां पे रिक्वायरमेंट ये है कि उस पे वकालतनामा में वो केस पे जो एक्सेप्शन होती है, एक्सेप्टेंस होती है, वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के साइन होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? कि वो ये चीज देखेगा कि जो केस फाइल हो रहा है कोर्ट का टाइम वेस्ट ना हो, सारी चीजें कोर्ट के हिसाब से हो, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से उसको फॉलो किया गया है और उसके हिसाब से ही केस फाइल किया गया है। तो उसका कुछ वो होता है कि आपको कुछ इंटर्नशिप करनी होती है दूसरे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अंदर में, उसका एक टेस्ट होता है, जब वो क्लियर कर लेते हैं तब वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एओआर बोलते हैं,
वो उनको मिलता है, डिक्लेयर किया जाता है एडवोकेट रिकॉर्ड, और वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए है। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी केस जो फाइल होगा उसमें एडवोकेट और रिकॉर्ड के साइन चाहिए। एमिकस क्यूरे क्या होता है? एमिकस क्यूरे का मतलब है कोर्ट का फ्रेंड, यानी कि अगर कोर्ट को कोई भी प्रोसीडिंग करते हुए किसी चीज की रिक्वायरमेंट है और कोई किसी से हेल्प लेती है, फॉर एग्जांपल जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर, पेटेंट है, या फिर आपका कोई और चीज हो गई, कॉपीराइट्स हो गया, और वहां पे जजेस, तो जो नॉर्मल सारी चीजों की नॉलेज होती है, स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन नहीं है ना, जो एडवोकेट जो डील कर रहे हैं उस मैटर में उनके पास स्पेशलाइजेशन है। लेकिन वहीं पे एक और एडवोकेट है जिनका आईपीआर में स्पेशली पेटेंट में स्पेशलाइजेशन है और पेटेंट की बहुत अच्छी नॉलेज है, तो कोर्ट उनको एमिकस क्यूरी अपॉइंट कर सकते हैं कि आप इस मैटर में कोर्ट की हेल्प करें, असिस्ट करें। तो एमिकस क्यूरी का मतलब होता है कोर्ट का फ्रेंड, जो कोर्ट को असिस्ट करे, और जो पार्टी नहीं है, जो पार्टीज के एडवोकेट है उनसे अलग। पार्टीज के एडवोकेट तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं, चाहे तो प्लेंटिफ का होगा या डिफेंडेंट का होगा, रिस्पोंडेंट का होगा एडवोकेट, वो तो असिस्ट कर ही रहे हैं। लेकिन उनके अलावा कोई और एडवोकेट, कोई और पर्सन जिससे कोर्ट असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए कह रही है, वो एमिकस क्यूरी होती है। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्या होता है, उसकी पनिशमेंट क्या होती है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये तो आप लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा होगा जब प्रोफेशनल एथिक्स किया। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, प्रोफेशनल एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, जब आप प्रोफेशनल एथिक्स को वायलेट करते हैं तो वो मिसकंडक्ट हुआ, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। वो कैसे हो सकता है? वो सिविल भी हो सकता है मिसकंडक्ट, वो क्रिमिनल मिसकंडक्ट भी हो सकता है। सिविल मिसकंडक्ट क्या हुआ कि आपने, कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया, कोई डायरेक्शन आपको दिया, आपने उसकी अवहेलना करी, उसको नहीं माना, उसको वायलेट किया, वो सिविल कंटेम्प्ट हो गई। क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या हुआ? आपने कोर्ट के बारे में ही उल्टा सीधा बोला, जिस जज ने जजमेंट दिया है उसको ही उल्टा सीधा बोला कोर्ट के बाहर जाके, वो क्रिमिनल कंडक्ट हो गया, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो गया। या एक उसमें हुआ कि एक एडवोकेट ने दूसरे एडवोकेट पे अटैक कर दिया, तो जो अटैक करने के चार्जेस आईपीसी में है वो तो अलग है, लेकिन उसके अलावा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट भी हुआ कि डरा धमका रहे हैं। एक इसमें एक केस हुआ था जहां पे क्लाइंट ने पैसे दिए एडवोकेट को कोर्ट में जमा करने के लिए, कोर्ट के डायरेक्शन थे कि इस क्लाइंट को कोर्ट में पैसे जमा करने हैं, उन्होंने वो पैसे तो ले लिए क्लाइंट से, लेकिन कोर्ट में नहीं जमा करे, तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हुआ। तो जो भी आपका कोड ऑफ कंडक्ट है उसको आप वायलेट कर रहे हो, तो एक तरीके का प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसे हमने बोला कि सिविल कंटेम्प्ट है और क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। सिविल कंटेम्प्ट अभी हमने डिस्कस किया कि कोर्ट के ऑर्डर है, डायरेक्शन है, उसको वायलेट किया, तो वो सिविल कंटेम्प्ट हुआ। क्रिमिनल कंटेम्प्ट यानी कि कोर्ट के बारे में कुछ हम अपशब्द कह रहे हैं, तो वो हो गया क्रिमिनल कंटेम्प्ट। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो चाहे आपका कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो, इसमें एक पनिशमेंट का जो प्रोविजन है कि बार काउंसिल के पास, स्टेट बार काउंसिल के पास आपका मैटर जाएगा। जब कोई कंप्लेंट होती है एडवोकेट के अगेंस्ट, तो स्टेट बार काउंसिल के पास जाती है, वहां पे डिसिप्लिनरी कमेटी बैठती है। डिसिप्लिनरी कमेटी डिसाइड करती है कि एडवोकेट की गलती है या नहीं। अगर एडवोकेट की गलती है तो या तो वो कह देंगे, डिसमिस कर देंगे कि एडवोकेट की गलती नहीं है, सर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं हुआ, या फिर वो उसको रेप्रीमेंट कर देंगे। रेप्रीमेंट मतलब डांट के छोड़ देंगे कि भाई दोबारा नहीं होना चाहिए, या फिर सस्पेंड कर देंगे, यानी कि 1 साल के लिए आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपने प्रोफेशन मिसकंडक्ट किया। या तीसरा, आपका स्टेट रोल जो है, बार रोल है, उसमें से आपका नाम निकाल। स्टेट रोल होता है, हर बार काउंसिल का, हर स्टेट का एक रोल होता है जिसमें सारे एडवोकेट्स के नाम होते हैं, उनके एनरोलमेंट नंबर होते हैं, यानी कि आपको उसमें से निकाल दिया कि अब आप उस स्टेट में प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो ये 3 तरह की पनिशमेंट होती है जो एडवोकेट को दी जा सकती है। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे है सेवन लैम्प्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, ये जज हुए एडवर्ड एबॉट पेरी, इन्होंने ये 7 क्वालिटीज दी हैं जो एक एडवोकेट में होनी चाहिए। कोई भी एडवोकेट है, अगर ये सक्सेसफुल एडवोकेट होना चाहिए और सही मायनों में एक एडवोकेट है, तो उसके अंदर ये 7 क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहले ऑनेस्टी। ऑनेस्टी किसके लिए? अपने फेलो एडवोकेट्स के लिए ऑनेस्टी, अपने क्लाइंट के लिए ऑनेस्टी, कि क्लाइंट, म्यूट कर लें आप, मुझे कोई शायद म्यूट नहीं है। क्लाइंट के लिए ऑनेस्टी, अगर क्लाइंट ने, जैसे अभी आप डिस्कस किया था, क्लाइंट ने पैसे दिए हैं कोर्ट में जमा करने के लिए और आपने जमा नहीं किया, अपने पास कर लिया, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट तो हुआ, लेकिन आप एक अच्छा एडवोकेट भी नहीं, तो ऑनेस्टी होनी चाहिए। करेजियस होना चाहिए। करेजियस का मतलब ये है कि आप में इतना साहस होना चाहिए, आप बीइंग एन एडवोकेट, जो डरेगा, कोर्ट में ढंग से अपनी बात नहीं कह पाएगा, तो वो कैसे कर पाएगा अपनी प्रैक्टिस। कोर्ट में है, चाहे पुलिस स्टेशन है, चाहे कोई ऐसा चीज है जिसके खिलाफ आपको खड़ा होना पड़ेगा,
एडवोकेट्स हैं कि अगर 10 लोग भी किसी चीज के अगेंस्ट हैं लेकिन लॉ किसी के साथ है तो आपको उसके साथ खड़ा होना है जिसके साथ लॉ खड़ा है। लॉ के लिए अगर कोई सही काम कर रहा है तो आपको उसके साथ खड़ा होना, तो करेजियस होना चाहिए एडवोकेट। एलोक्वेंस यानी कि एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बोलने की शक्ति। एक गुड स्पीकर होना चाहिए एडवोकेट को, कि वो अपनी बात को रख सके, अपनी चीजों को प्रेजेंट कर सके। एडवोकेट का रोल क्या है? कोर्ट को असिस्ट करना, जो फैक्ट्स हैं वो बताना, जो केसेस हैं कोई उससे रिलेटेड लॉ है उसको समझाना कोर्ट को, और कोई जजमेंट उसके फेवर में वो कोर्ट को बताना। तो एलोकेट होना चाहिए। इंडस्ट्रियस यानी कि हार्ड वर्किंग होना चाहिए। हार्ड वर्किंग नहीं है तो काम नहीं कर पाएगा। वेट वेट का मतलब होता है, इसको दो चीज से कर सकते हैं। एक तो होते हैं जैसे ना हाजिर जवाब। हाजिर जवाब होना एक स्पीकिंग की क्वालिटी है, कि हाजिर जवाब होना चाहिए। क्विकनेस ऑफ माइंड, किसी भी चीज पे तुरंत निर्णय ले ले कि इस पे क्या करना है। अगर ये कोर्ट ने बोला, इस पे बोला, तो उसके तुरंत फाइनल आर्गुमेंट्स हो रही हैं तो आप बाद में सोच के नहीं बताओगे, आपको वही जवाब दे। तो विट होना चाहिए। जजमेंटल होना चाहिए, लीगल जजमेंट आप ले सकें कि किस निर्णय पे, किस चीज पे आपको क्या करना है, तो आगे प्रोसीड करना है। बहुत बार आप अगर ऑनलाइन देखेंगे तो कई बार मैटर होता है कि कोर्ट कहते हैं कि आप विड्रॉ करें या मैं ऑर्डर करूं। तो बहुत सारे जज एडवोकेट्स क्या करते हैं कि मैं आपको अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ कर रहा हूं। विड्रॉ करने का मतलब, अगर विड्रॉ नहीं किया, उन्होंने ऑर्डर किया और आपकी एप्लीकेशन बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो ये हो गया कि आपने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा। तो इसलिए वो जजमेंटल डिसीजन होना चाहिए। और एक फेलोशिप, फेलोशिप यानी कि अपने जो एडवोकेट ग्रुप्स है, फ्रेंडली होना चाहिए सब एडवोकेट के साथ। एज अ ग्रुप काम करना चाहिए, तो इंडिविजुअल काम नहीं करना चाहिए। इंडिविजुअल